कि मांग और पूर्ति में संतुलन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों ये हमारा डिमांड कर्व है, मांग वक्र, ये हमारा धनात्मक ढाल का सप्लाई कर्व है। तो ये दो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या होती है, संतुलन निर्धारित होता है। तो हमने मांग पक्ष में पढ़ा था कि कोई भी उपभोक्ता है वो सीमांत उपयोगिता उसकी अधिकतम सीमा होती है मूल्य की, अर्थात सीमांत उपयोगिता से अधिक वो कभी भी किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं दे सकता। और जब हमने पूर्ति पक्ष के बारे में पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि कोई भी उत्पादक सीमांत लागत से निम्न कीमत नहीं वसूलेगा, अर्थात सीमांत लागत उसकी क्या होती है, मूल्य की निम्नतम सीमा होती है। तो बाजार में क्रेता भी संतुष्ट होने चाहिए और विक्रेता भी संतुष्ट होने चाहिए, अर्थात जो क्रेता का मांग वक्र है और विक्रेता का जो पूर्ति वक्र है, उन दोनों को जहां काटेंगे वहीं पर क्या होगा, संतुलन निर्धारित होगा। और उस संतुलन पे जो कीमत होगी वो संतुलित कीमत होगी, और उस संतुलन पे जो मात्रा होगी वो क्या होगी, संतुलित मात्रा होगी। समझ में आ गया बच्चों, यही सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मांग पक्ष के अनुसार वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य की क्या होती है, उच्चतम सीमा। यही हमने पढ़ा था, पी क्या होती है, MU, किसके अनुसार, मांग पक्ष के अनुसार। ठीक है बच्चों। और पूर्ति पक्ष के अनुसार वस्तु की सीमांत लागत उसके मूल्य की निम्न सीमा होती है, और जो पूर्ति पक्ष है अर्थात जो सप्लाई है उसके अनुसार क्या होती है, सीमांत लागत। ठीक है बच्चों, ये उसकी निम्नतम सीमा होती है। अब वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति पक्ष की सीमाओं के बीच उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां मांग और पूर्ति बराबर होंगे। मैंने बोला ना कि क्रेता भी संतुष्ट हो और विक्रेता भी संतुष्ट हो, वही मूल्य निर्धारित होगा मांग और पूर्ति के बीच, अर्थात मांग और पूर्ति दोनों जहां बराबर हो जाएंगे वही वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो दोनों सीमा है ना, मांग पक्ष की सीमा और पूर्ति पक्ष की सीमा, मांग पक्ष की सीमा तो क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता, और पूर्ति पक्ष की सीमा क्या हो गई, सीमांत लागत। तो इन दोनों की सीमाओं के बीच अर्थात जहां मांग और पूर्ति बराबर होंगे वही वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। P बराबर MU बराबर MC, मतलब कीमत सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत दोनों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ठीक है। क्रेता कम से कम मूल्य चुकाना चाहता है। भाई क्रेता क्या, हमने कितनी बार अध्ययन किया इस चीज़ का, बार बार बात की है कि उपभोक्ता क्या करता है, कम से कम मूल्य में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, और जो उत्पादक है वो क्या करना चाहता है, कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, क्योंकि सभी क्या करते हैं, अपने लाभ की बात ही करते हैं। उसकी संतुष्टि अधिकतम होनी चाहिए उपभोक्ता की, और जो उत्पादक है उसकी क्या अधिकतम होनी चाहिए, उसका लाभ अधिकतम होना चाहिए। तो जो क्रेता है वो कम से कम मूल्य चुकाना चाहता है, विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। अतः वास्तविक कीमत वहाँ होगी जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों ही क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। विक्रेता भी तो अधिक से अधिक कीमत वसूलना चाहता है और क्रेता कम से कम मूल्य देना चाहता है, अर्थात जो संतुलन है ई इक्विलिब्रियम वो कहाँ होगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमने जैसे कि बात की कि जो जहाँ पर साम्य स्थापित होगा वहाँ पर जो कीमत होगी वो साम्य कीमत या संतुलित कीमत होगी, और जहाँ साम्य डिसाइड होगा वहाँ पर जो मात्रा होगी वो या साम्य मात्रा या संतुलित मात्रा होगी। यही यहाँ पर लिखा है कि साम्य बिंदु पर निर्धारित कीमत क्या होगी, साम्य कीमत या संतुलन मूल्य, और साम्य कीमत पर निर्धारित मात्रा होगी साम्य मात्रा या संतुलन मात्रा। जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि ये जो हमारा है वो है डिमांड कर्व और ये हमारा है सप्लाई कर्व। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम आया, ये ई बिंदु आया, ई बिंदु पर जो कीमत है वो तो हो गई साम्य कीमत या संतुलित मूल्य, और जो ई बिंदु पर जो मात्रा निर्धारित होगी वो होगी साम्य मात्रा या संतुलित मात्रा। तो याद हो गया आपको बच्चों आदत से कि जो ई तो हो गया हमारा संतुलन, और इस पर निर्धारित कीमत संतुलित कीमत, साम्य बिंदु पर निर्धारित मात्रा साम्य मात्रा कहलाएगी, और इस बिंदु पर क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट होंगे। अब हम इसको एक सारणी के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उसका जो डायग्राम है वो बना के हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने मांग के बारे में पढ़ लिया और पूर्ति के बारे में पढ़ लिया। इन दोनों को हमें यहाँ कंबाइन करना है विभिन्न कीमतों पर। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं वस्तु की कीमत है एक्स वस्तु की 5, 10, 15, 20, 25 और 30 अलग अलग कीमतें हो गई। अब इस पर वस्तु की जो मांग है वो एक्स वस्तु की वो क्या है। ठीक है, एक्स वस्तु की मांग इन बिंदुओं पर क्या है। तो हम ये जानते हैं कि कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक या विपरीत संबंध होता है। तो यदि इसकी मांग कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग मात्रा क्या होगी, घटेगी।
ध्यान रखना है बच्चों, उल्टा मत कर देना, कहीं पूर्ति को तो घटा दो और मांग को बढ़ा दो, तो मांग क्या है, घटेगी। यदि कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग घटेगी। जैसे 5 कीमत पर मांग हुई 25, 10 पे हुई 22, 15 पे 18, 20 पे 15, 25 पे 9 और 30 पे 6। तो इस प्रकार से मांग मात्रा घटेगी और कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसी पर, इन्हीं कीमतों पर हम क्या देखेंगे, जो एक्स वस्तु है उसकी पूर्ति, जो कि कौन करते हैं, उत्पादक। तो कीमतें बढ़ रही हैं तो पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो पूर्ति यहाँ पर 5 पे 2, उसके बाद 10 पे 5 हो गई पूर्ति, 15 पे 9, 20 पे 15, 25 पे 23 और 30 पे 31। तो इस प्रकार पूर्ति बढ़ती हुई है और मांग घटती हुई है। अब हमें क्या देखना है कि जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वहीं पर क्या होता है, संतुलन निर्धारित होता है, और उस संतुलन पर जो कीमत होती है वो क्या होती है, संतुलित कीमत होती है। तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है, इस 15 पर, यहाँ 15 मांग है और 15 पूर्ति है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विक्रेता है उसकी सीमांत लागत निम्नतम सीमा हो गई। यहाँ पर दोनों संतुष्ट हो गए और ये दोनों 15 क्या करेंगे, मांग करेंगे, और कीमत क्या हो गई यहाँ पर, 20। क्या कीमत हो गई, 20। अर्थात 20 कीमत पर, 20 क्या है, कीमत है, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी, उपभोक्ता की अधिकतम होगी, और जो विक्रेता है उसकी सीमांत लागत यहाँ पर निम्नतम होगी। तो 20 कीमत पर क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट होंगे, जिस पर 15 तो मांग होगी किसकी, क्रेता की, और 15 ही क्या होगी, विक्रेता की पूर्ति होगी। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें किससे दिखाना है, डायग्राम से। तो डायग्राम बना लेंगे इसका, मांग और पूर्ति का। कितनी बार बना लिया हमने, अब इसे भी बना लेंगे। एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे मांग और पूर्ति की मात्रा, जिसे हम दिखाएंगे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर भी हम दिखाएंगे कीमत 5, 10, 15, 20, 25, और 30। ये हमारा यहाँ पर वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या बनानी है, मांग वक्र और पूर्ति वक्र। तो हम खींच लेते हैं इजी वे में, ये हमारा खींच लेते हैं पूर्ति वक्र, और यहाँ पर हम हमारा बना लेते हैं 15 हमें सामने कीमत रखनी है ना, तो इस तरीके से यहाँ बना लेते हैं हम हमारा मांग वक्र। तो यहाँ पर हमारी 20, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारी जो 20 जो कीमत है वो तो हो गई हमारी साम्य कीमत, और 15 हमारी हो गई साम्य मात्रा Q, और ये P। यही है हमारी 20 तो क्या है हमारी साम्य कीमत, और 15 हमारी क्या है, साम्य मात्रा। तो 15 साम्य मात्रा और 20 हमारी साम्य कीमत। इस प्रकार से हम किसका निर्माण करेंगे, ये बाजार संतुलन का, जहां मांग और पूर्ति में क्या होगा, संतुलन निर्धारित होगा। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर बाजार कीमत भी आ जाएगी जो संतुलित कीमत है, और इसके अलावा संतुलित मात्रा भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्ति आधिक्य और मांग आधिक्य क्या होता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पूर्ति आधिक्य अर्थात जहाँ पूर्ति मांग से अधिक हो वो तो पूर्ति आधिक्य, और जहाँ मांग क्या हो, पूर्ति से अधिक हो, तो वो क्या हो गया, मांग आधिक्य। ठीक है, तो हमने बात की थी ना, संतुलन में क्या होता है, मांग आधिक्य और पूर्ति आधिक्य दोनों क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो देख लेते हैं हम एक बार पूर्ति आधिक्य और मांग आधिक्य क्या होता है। तो ये हमारा संतुलन था ई बिंदु पर, ठीक है, P और ये Q। अब पूर्ति आधिक्य क्या होता है, ये हमारा SS है, ये हमारा DD है। तो बच्चों जहाँ पर पूर्ति अधिक होती है किससे, मांग से, तो आप यहाँ देख रहे हैं पूर्ति अधिक है मांग से, पूर्ति ऊपर की तरफ बढ़ती हुई है, मांग यहाँ पर कम है। तो ये वाला जो स्थिति है वो तो कहलाएगी पूर्ति आधिक्य, अर्थात पूर्ति अधिक है किससे, मांग से। और ये जो ये स्थिति है जहाँ पर मांग अधिक है किससे, पूर्ति से, तो ये स्थिति कहलाएगी मांग आधिक्य। मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, पहले तो क्या होता है, मांग अधिक होती है किससे, पूर्ति से, और बाद में जाके पूर्ति अधिक हो जाती है मांग से। तो ये मांग आधिक्य की स्थिति और ये पूर्ति आधिक्य की, और जो संतुलन की दशा है वहाँ पर मांग आधिक्य और पूर्ति आधिक्य दोनों शून्य होते हैं। हम पहले भी कर चुके हैं, अधिपूर्ति और अधिमांग कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब वस्तु की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ति आधिक्य, S इज ग्रेटर देन D।
ठीक है। और मांग आधिक्य का अर्थ क्या होता है? जब वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो तो क्या होगा? मांग आधिक्य। क्या अधिक होगी? मांग अधिक, तो क्या होगी? मांग अधिक, पूर्ति अधिक, तो पूर्ति अधिक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको मांग व पूर्ति में संतुलन। तो हमने क्या जाना कि जहां मांग और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां क्या होती है? संतुलित कीमत निर्धारित होती है, संतुलित मात्रा निर्धारित होती है, जिसको कि हमने सारणी के रूप में देखा और उसका डायग्राम बनाकर भी हमने समझा कि कीमत जो उस कीमत पर क्या होती है, जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्टि की अवस्था में होते हैं और वहां पर जो सीमांत लागत है और सीमांत उपयोगिता है वो दोनों भी क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि सीमांत जो उपयोगिता है वो तो क्रेता की अधिकतम सीमा हो गई मूल्य की और विक्रेता की न्यूनतम सीमा क्या हो गई? सीमांत लागत। ठीक है बच्चों, संतुलन को देखा। उसके बाद हमने मांग आधिक्य और पूर्ति आधिक्य देखा कि जहां मांग अधिक है पूर्ति की तुलना में वो मांग आधिक्य, जहां पूर्ति अधिक है मांग की तुलना में वो क्या हो गई? पूर्ति आधिक्य। बच्चों आपको समझ में आ गया। अब ये संतुलन तो हो गया निर्धारित मांग और पूर्ति के द्वारा। अब सपोज दैट मांग बढ़ जाए तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मांग कम हो जाए तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके बारे में जानना भी तो जरूरी है ना, कि हमेशा यही तो नहीं होगा, क्योंकि हमने जब संतुलन का अर्थ पढ़ा था तो हमने यही तो पढ़ा था कि उसमें परिवर्तनशीलता तो चलती रहती है लेकिन जो मेन सिचुएशन है वो वही रहती है, अर्थात जड़ता नहीं होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जड़ता नहीं, परिवर्तनशीलता का क्या होता है? अभाव होता है। अर्थात पहले जैसे कि हमने संतुलन पढ़ा है तो ये संतुलन के आसपास क्या होगा? मंडराता रहेगा। कभी कीमत ऊपर भी जा सकती है, कभी नीचे भी जा सकती है, कभी मात्रा कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन एट लास्ट जाके संतुलन की अवस्था आ जाती है। तो हमें पढ़ना होगा कि मांग में वृद्धि का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मांग में कमी का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये जो संतुलन है उसको अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मांग और पूर्ति का संतुलन दर्शाइए। सारणी की सहायता से आपको पूरा डायग्राम भी बनाना होगा। पूर्ति आधिक्य और मांग आधिक्य के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।